स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के जो लास्ट कोर्स कोड है 308 उसके सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम देखेंगे। और यह हमारा लास्ट कोर्स कोड है पॉलिटिकल साइंस का, जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके संबंध में यह वीडियो है। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और उन सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास भी करेंगे। और वही सब क्वेश्चन रखने का प्रयास किया गया है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि WTO का मतलब, यानी कि आपको बताना है जो WTO का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो जो WTO का अर्थ होता है आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन है। क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन होगा WTO का मतलब। अगला जो क्वेश्चन है कि WTO का अग्रदूत हैं, तो WTO का जो अग्रदूत हैं वो गैट हैं। कौन है दोस्तों? गैट जो है वो WTO के अग्रदूत हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का अर्थ है, तो सार्क का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो सार्क का अर्थ क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। क्या है? क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क का अर्थ होता है। अगला इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि बच्चों के मानवाधिकार से संबंधित है, तो आपको बताना है कि बच्चों के मानवाधिकार से क्या संबंधित, कौन कौन से ऑप्शन संबंधित हैं। तो पहला दिया है कि सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। तो यह तीनों बच्चों के मानवाधिकार से संबंधित हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वर्ष के भीतर खिलौनों की दुकानों ने भारतीय खिलौनों को चीनी खिलौनों से बदल दिया था। यानी कि एक वर्ष के भीतर जो खिलौनों की दुकानें थी वो भारतीय खिलौनों को चीनी खिलौनों से बदल दिया था। तो लगभग कितने परसेंट, यानी कि 70 से 80% जो खिलौने थे हमारे, वो भारतीय जो खिलौने थे 70 से 80% वो चीनी खिलौनों में बदल गए थे, यानी कि चीन के खिलौनों में बदल दिए गए थे। वही आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट, तो 70 से 80% हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो की गई थी वह 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो जो भूमंडलीकरण है दोस्तों वो उदारवाद पर टिका है। किस पर टिका है? उदारवाद पर भूमंडली का विचारधारा टिका हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी। किसने की थी? नरसिम्हा राव ने भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व में विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव कैसे हैं। तो वैश्वीकरण के कारण विश्व में विभिन्न भागों में सरकार का जो व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव है वो कैसा है? तो वो बढ़ रहा है। कैसा है दोस्तों? वो बढ़ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीट है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीट है वह हैंग में शांति महल में। कहाँ? हैंग में शांति महल। अगला जो क्वेश्चन है कि तीसरी दुनिया की राजनीतिक अवधारणा, तो जो तीसरी दुनिया की राजनीतिक अवधारणा है, जैसे तीसरी दुनिया की के लिए जो राजनीतिक अवधारणा है वह क्या है। तो वो जो अवधारणा है, जिन राष्ट्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जैसे किसी भी देश की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया, वही तीसरी दुनिया की क्या है? राजनीतिक अवधारणा। अगला जो क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 2 साल के शर्त के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 साल के शर्त के लिए। अगला है कि यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का सार है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का सार है वह क्या है? सत्ता की खोज। क्या है दोस्तों? सत्ता की खोज, याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो आप सबको पता होगा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए चुने जाते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे कमोबेश का विरोधी माना जाता है। तो यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे कमोबेश का विरोध माना जाता है, तो वह है आदर्शवाद। क्या है दोस्तों? आदर्शवाद। अगला जो क्वेश्चन है कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का अर्थ है, तो जो राजनीतिक व्यवस्था शब्द का अर्थ है वह क्या है? वह है राजनीतिक के भीतर सभी रचनाएं। जो राजनीतिक के भीतर सभी रचनाएं हैं वही क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन हो जाएगा कि यथार्थवाद प्रत्येक राज्य के मूल्य उद्देश्य को देखता है। तो जो यथार्थवाद है वो प्रत्येक राज्य के मूल्य उद्देश्य को देखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्र हित को बढ़ावा देने और इस उद्देश्य के लिए सत्ता हासिल करने के लिए यह उद्देश्य देखता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष के लिए चला, मतलब कितने वर्षों तक चला प्रथम विश्व युद्ध? तो आप सबको पता होगा 4 वर्ष के लिए चला। कितने वर्ष के लिए चला? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों के लिए चला था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि पंचशील में शामिल सिद्धांतों की संख्या कितनी है? तो पंचशील में शामिल सिद्धांतों की जो संख्या है वह 5 है। कितनी है? 5 है, यानी कि पंचशील में सिद्धांत कितने हैं? 5 है। अगला है कि पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो वह है हमारा गैर संरेखण। क्या है? गैर संरेखण हमारा सही हो जाएगा, पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो फिर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो वह है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। ठीक है दोस्तों। तो आप सबको पता भी होगा कि पंचशील के जो 5 सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं। तो अगर इसमें आपको बता दें तो पंचशील के जो 5 सिद्धांत हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, और दूसरा हो जाएगा आपसी गैर आक्रामकता, और तीसरा हमारा हो जाएगा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, और चौथा जो हमारा हो जाएगा समानता और पारस्परिक लाभ, और इसमें हमारा 5वां जो हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये हमारे पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। अगर इनको छोड़ के अगर कोई भी आता है तो वो हमारा पंचशील का सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह हम पंचशील सिद्धांत को देख सकते हैं। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में छिड़ गई? तो फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो 1789 में। कब? 1789 में फ्रांस की क्रांति छिड़ गई थी। अगला है जो दोस्तों कि पंचशील का अर्थ है। तो जो पंचशील का अर्थ है आपको बताना है। तो पंचशील का अर्थ जो होता है वह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए दिशा निर्देश। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब पंचशील को अपनाया गया था? तो जब पंचशील को अपनाया गया था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि पंचशील संधि के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो पंचशील के संधि के बीच हस्ताक्षर जो किया गया था वो किनके बीच किया गया था? तो भारत और चीन के मध्य किया गया था। किसके बीच किया गया था दोस्तों? तो भारत और चीन के बीच किया गया था। तो आप सबको पता होगा कि पंचशील सिद्धांत के बीच की जो हस्ताक्षर किए गए थे भारत और चीन के मध्य किया गया था लगभग 1954 के आसपास में। 1954 की प्रस्तावना में यह किया गया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूएनओ के परिणाम के रूप में अस्तित्व में आया। तो जो यूएनओ के परिणाम के रूप में अस्तित्व में आया वो क्या आया था? तो 2 विश्व युद्ध, राष्ट्रों की अस्थायी शांति की इच्छा, विश्व को युद्ध से मुक्त करने का प्रयास। तो हमारे यहाँ तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। यानी कि यूएनओ के परिणाम के स्वरूप अस्तित्व में हमारा ये तीनों आए थे, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे 5 वर्ष यानी कि या तो उनका 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा और नहीं तो वह अपने 70 साल की आयु तक, यानी कि मान लीजिए एक तरह से अगर वो 68 साल की उम्र में बने तो 68 साल की उम्र में बनेंगे तो 5 साल नहीं रहेंगे, यानी कि जैसे ही उनका 70 साल आयु पूरा होगा तो वह क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो उसमें यही कहा गया है कि यानी या तो आपका 70 साल पूरा हो जाना चाहिए और नहीं तो बस 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, यानी कि 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आपको बताना है कि उनमें से कौन सा मतलब शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो इसमें शामिल नहीं होता है। जो मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में जब उनकी मानवाधिकार के नियुक्ति जब किया जाता है अध्यक्ष की, तो उसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा वो कार्य नहीं है, तो वह है दोस्तों किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किया गया है। तो किसे नहीं किया गया है, तो न्यायमूर्ति पी साधवीसम, क्या है, कौन है, न्यायमूर्ति पी न्यायमूर्ति पी सदाशिवम जो है वो आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए। तो 2006 में। कब परिवर्तन किया गया था, 2006 में परिवर्तन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यूएनओ द्वारा स्थापित एजेंसियां हैं। तो जो यूएनओ द्वारा स्थापित एजेंसियां हैं वह कौन सी हैं। तो इसमें हमारा पहला है महिलाओं की स्थिति पर आयोग, ठीक है। दूसरा है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो ये हमारे दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो यूएनओ द्वारा स्थापित एजेंसियां हैं वह है महिलाओं की स्थिति पर आयोग, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, ठीक है। और एक और जो इसमें है कि यूएनओ का आप सबको पता भी होगा कि यूएनओ का जो फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण जो नाम होता है वह क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं हम यूएनओ को। पहली पीढ़ी के अधिकार अधिकतर हैं। तो जो पहली पीढ़ी के अधिकार हैं वह कैसे हैं, तो वो सकारात्मक अधिकार हैं। कैसे हैं, सकारात्मक अधिकार हैं। यूएनओ की जगह कहाँ है, तो यूएनओ की जो जगह है वो राष्ट्रों का संगठन है। क्या है, राष्ट्रों का संगठन है यूएनओ की जो जगह है। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पहली बार कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पहली बार कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे, तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसका उद्देश्य है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में हमारा संगठनों के उद्देश्य में, किसके उद्देश्य में, संगठनों के उद्देश्य में। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है वह किसको बढ़ावा देना है, तो ये इनमें से सभी हो जाएंगे। जैसे कि हमारा दिया है कि सार्वभौमिक सहयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, और दूसरा दिया है कि राष्ट्र के बीच संबंधों का सामंजस्य, और तीसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय में स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था।
तो इसमें से बताना है कि आपको कौन है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं। तो अब्राहम लिंकन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो यह तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऊपर के सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सबको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है वह 5 है। कितनी है? 5 है। अगला है कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों को तैयार करने वाला पहला गठबंधन निम्नलिखित में से कौन था। तो जो पहला गठबंधन था वह निम्नलिखित में से कौन था, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, राष्ट्रों की विरासत। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रों की विरासत। अगला जो क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग विधेयक को लोक में पेश किया गया सभा पर था। मतलब मानवाधिकार आयोग विधेयक लोक पेश किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1992 में। कब किया गया था? 1992 में मानवाधिकार आयोग विधेयक लोक में पेश किया गया था, अर्थात लोकसभा में पेश किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया है। तो मानवाधिकार को जो वर्गीकृत किया गया है वो है एकजुटता अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है। तो अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का जो अर्थ है वह क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी। तो किसके तहत हुई थी? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी भारत में। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रवासी कामगारों के अधिकार। ठीक है, प्रवासी कामगारों के अधिकार। तो जो प्रवासी कामगारों के अधिकार हैं वो हो जाएंगे अपने मूल देशों से आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, दास्ता या जबरन अनिवार्य से मुक्ति का अधिकार। तो ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है तो आपको बताना है। तो वह है संवैधानिक निकाय, दूसरा है बहुपक्षीय संस्था। तो ये हमारा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, जस्टिस एच.एल. दत्तू। कौन है? जस्टिस एच.एल. दत्तू जी हैं हमारे मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो किसे नियुक्त किया जा सकता है तो ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अर्थात जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा जो रिटायर हो चुका होगा वो क्या कर सकता है, उसको ही नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिणपंथी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण की प्रवृत्ति है। तो जो भारत में दक्षिणपंथी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण की प्रवृत्ति है वो कैसी है, तो राज्य को कमज़ोर करता है। कैसे कहता है? राज्य को कमज़ोर करता है। अगला हमारा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो जो वैश्वीकरण का अर्थ है दोस्तों वो क्या होता है, आपको बताना है। तो जो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्ताक्षर, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। क्या होता है? व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्ताक्षर, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो जो पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच विभाजन की प्रतीक है वो क्या
क्या थी, तो बर्लिन की दीवार। क्या है, बर्लिन की जो दीवार है वही क्या है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का क्या है, दीवार है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है इसे, इनमें से कौन सा जो है वो बर्लिन की दीवार से संबंधित कथन सही नहीं है, वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक था, यही क्या है, सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। तो जो सोवियत व्यवस्थाओं के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसे महत्व नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। तो कौन सा जो विघटन का परिणाम नहीं था वह क्या था दोस्तों, तो वह था रूस एवं महाशक्ति के रूप में उभरा। किसके रूप में, तो महाशक्ति के रूप में, रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला जो क्वेश्चन है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, तो फरवरी 1990 में। कब की थी, फरवरी 1990 में की थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैश्वीकरण का परिभाषित करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो वैश्वीकरण को परिभाषित करता है, तो वह है दोस्तों प्रवाह। प्रवाह शब्द क्या करता है, वैश्वीकरण को परिभाषित करता है। अगला है, किसने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो किसने कहा है, तो V.I. लेनिन। किसने कहा है, लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन भूमंडलीय का आलोचक नहीं है। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन जो है वो भूमंडलीय का आलोचक नहीं है। तो हमारे हो जाएंगे मनमोहन सिंह। कौन होंगे दोस्तों, मनमोहन सिंह जो है वह भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में। कब, 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से। कहाँ से दोस्तों, रेशम मार्ग से। अगला जो क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो जो गिरमिटिया है वह किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों को क्या कहा जाता है, गिरमिटिया कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि 7वीं WSF बैठक आयोजित की गई थी। तो जो 7वीं WSF बैठक की आयोजित की गई थी तो वो नैरोबी में हुई थी जनवरी 2007 में। कहाँ हुई थी, नैरोबी। ठीक है दोस्तों, नैरोबी में हुई थी जनवरी 2007 में। अगला है, वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है। तो जो वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है वो भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है, तो इंडियन सोशल फोरम। जो इंडियन सोशल फोरम के द्वारा क्या हो रहा है, वैश्वीकरण का विरोध भारत में हो रहा है इस संगठन के माध्यम से। अगला जो क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाने को किस रूप में जाना जाता है, तो उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है। यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ जो है वो निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से होता है, तो हम पूंजी, वस्तु और प्रौद्योगिकी एवं विचार, तो यह तीनों हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के कितने देश एशियन रीजनल फोरम के सदस्य हैं। तो दुनिया के कितने देश हैं जो एशियन रीजनल फोरम के सदस्य हैं, तो हमारे 23। कितने देश हैं, 23 देश हैं। अगला जो है, कंबोडिया को आसियान का पूर्णकालिक सदस्य कब बनाया गया।
तो जो कंबोडिया को आसियान का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो 1999 में। कब बनाया गया था? 1999 में। अगला जो क्वेश्चन है कि आसियान के सदस्य राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याएं कौन सी हैं? तो उनके जो समक्ष समस्याएं हैं वह कौन सी हैं? तो सदस्य राष्ट्र में हितों का टकराव, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, यूरोपियन साझा बाजार के तहत सफल नहीं। तो उपरोक्त सभी हमारे राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि जो आसियान का पूरा नाम है, फुल फॉर्म, वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हमारा एशियन का पूरा नाम हो जाएगा। अगला है कि आसियान के प्रेक्षक देश कितने हैं? तो उसके जो प्रेक्षक देश हैं वो कितने हैं? तो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। अगला है आसियान की स्थापना से संबंधित है। तो जो आसियान की स्थापना से संबंधित है वह बैंकॉक घोषणा पत्र। क्या है? बैंकॉक घोषणा पत्र इससे संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो जो शब्द है इनर सिक्स वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि यूरोपीय सामुदायिक बाजार से। किससे? यूरोपीय सामुदायिक बाजार से संबंधित है। अगला है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 28 सदस्य हैं। कितने हैं? 28 सदस्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ईयू का सदस्य नहीं है? तो ईयू का जो सदस्य नहीं है वो कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड दोस्तों ईयू का सदस्य नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरो जोन के भागीदार नहीं हैं? तो यूरो जोन के जो भागीदार नहीं हैं वह हैं डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम। कौन है दोस्तों? डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम जो हैं वह 2 देश हैं जो यूरो जोन के भागीदार नहीं हैं। अगला है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। G15 यानी कि G15 की स्थापना सदस्यों की संख्या कितनी है? तो G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 15 है। कितने हैं? 15 है G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या। अगला है निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा G15 की स्थापना मतलब उसमें सदस्य नहीं है। तो वह है भारत। भारत जो है दोस्तों G15 का सदस्य नहीं है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो जो भारत में राष्ट्रपति का जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आप सबको पता होगा कि 35 वर्ष। कितना दोस्तों? 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वह कौन सा पाकिस्तानी राष्ट्रपति था जो 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वह था दोस्तों अयूब खान। कौन था? अयूब खान था जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था दोस्तों 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों को संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया? तो किन नीतियों का महत्व दिया था दोस्तों? तो जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, ठीक है, भारतीय समाज व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र। तो यह तीनों नीतियों का महत्व दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 51, ठीक है, 51 में दिया गया है।
अगला है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया गया है। तो उनमें जो आदर्शों का वर्णन किया गया है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है। तो देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीय के हितों की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो जो भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जिसे जाना जाता है वह कौन है। तो वह है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम नीति निर्माता के रूप में जाना जाता है, जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो इसी क्रम में क्वेश्चन है हमारा कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। तो अमेरिका का। किस देश का। अमेरिका देश के प्रभुत्व का क्या है, परिचायक है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। तो जो शीत युद्ध की समाप्ति है दोस्तों वह किस घटना के बाद माना जाता है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद की। सोवियत संघ के विघटन के बाद की क्या है, घटना के बाद माना जाता है शीत युद्ध की समाप्ति। अगला जो क्वेश्चन है कि फरक्का गंगा जल बंटवारा विषय समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आपको पता है कि जो फरक्का है वह कहाँ है। तो बांग्लादेश में स्थित है और गंगा जो है वह भारत से ही जाती है। तो ये दोनों, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। फरक्का बैराज जहाँ से गंगा क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच यह समझौता हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो दिल्ली लाहौर बस सेवा है वह 1999 में चालू किया गया था। अगला है कि पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो दोस्तों 32,000 किलोमीटर। ठीक है, 32,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो जो भारत का पहला अंतरिक्ष यान था दोस्तों वो था आर्यभट्ट प्रथम। कौन था। आर्यभट्ट जो प्रथम है दोस्तों वो भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। अगला है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तो कब तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था दोस्तों। तो 1970 के बाद। 1970 के बाद क्या हुआ था, शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रेक्षित किया गया था। तो कब प्रेक्षित किया गया था दोस्तों। तो 1975 में पहली बार कब प्रेक्षित किया गया था, यानी कि उसको परीक्षण किया गया था। तो 1975 में परीक्षण किया गया आर्यभट्ट का। अगला जो क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है वह भारत है। कौन है दोस्तों, भारत ही हमारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगला है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी ABM। तो यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जो संधि है वह 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में ABM की संधि हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो नाटो की स्थापना है दोस्तों वह 1949 में की गई थी। कब की गई थी, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो जो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो जो भारत है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 1945 में बना था, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा वर्ष है जो भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है, तो 1988। 1988 वर्ष है दोस्तों वह भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, हमारा जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था दोस्तों, तो 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था विश्व व्यापार संगठन। अगला है कि 1 जनवरी 1995 को कितने देश WTO के सदस्य थे। तो 1 जनवरी 1995 को कितने देश WTO के सदस्य थे, तो 104 देश। कितने दोस्तों, 104 देश जो WTO के सदस्य थे 1995 को। अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों कि WTO में पर्यवेक्षक सरकारें हैं, तो कितनी पर्यवेक्षक सरकारें हैं WTO में। तो हमारा आपको बताना है कि WTO में कितने पर्यवेक्षक सरकारें हैं, तो 25। कितने हैं दोस्तों, 25 हैं पर्यवेक्षक सरकारें। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के 164वां सदस्य बने। तो 164वां सदस्य जो बना देश वह कौन सा देश था आपको बताना है, तो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान क्या है, 164वां देश है विश्व व्यापार संगठन का। अगला जो क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो जो WTO का दोस्तों मुख्यालय है वह जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1995 को गैट को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो गैट के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो विश्व व्यापार संगठन यानी गैट को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ठीक है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसकी अप्रभावित दूर करने के लिए WTO का गठन किया गया था। तो गैट का, किसका, गैट का गठन किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना गैट के किस दौर समझौते के अंतिम अधिनियम लागू करने के लिए की गई थी। तो उरुग्वे दौर समझौते के अंतिम अधिनियम को लागू करने के लिए की गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि WTO एक है, तो जो WTO है दोस्तों वह क्या है आपको बता। तो WTO जो है दोस्तों वो एक अस्थाई संस्था है। क्या है, वह एक अस्थाई संस्था है WTO। अगला जो क्वेश्चन है कि WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो जो WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो वह है नागोजी ओकोंजो। कौन है, नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला जो है वो महानिदेशक हैं वर्तमान में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि WTO की संगठनात्मक संरचना में उच्चतम पदानुक्रमित स्तर है, तो वह क्या है, तो वह है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। क्या है दोस्तों, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, तो OECD जो है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं। तो जो वर्तमान में सार्क संगठन में सदस्य हैं वह 8 हैं। कितने हैं, 8 सदस्य हैं। अगला जो है कि सार्क कब स्थापित किया गया था। तो सार्क कब स्थापित किया गया था, तो 1985 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो वह है म्यांमार। म्यांमार जो दोस्तों सार्क का क्या है, सदस्य नहीं है।
अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा आबादी वाला सदस्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में कौन सा सार्क सदस्य मानव विकास सूचांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है? तो सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है वह कौन सा देश है? तो वह है दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है वह मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है। अगला है कि सार्क वर्ष 2016-17 की थीम क्या थी? तो जो सार्क की वर्ष 2016-17 की थीम थी वह क्या थी दोस्तों, आपको बताना है। तो उसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। क्या था? सांस्कृतिक विरासत का वर्ष उस समय की थीम थी। अगला है कि सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जो सार्क के वर्तमान महासचिव हैं वह हैं अमजद हुसैन। कौन है दोस्तों? अमजद हुसैन वर्तमान महासचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। अगला जो क्वेश्चन है कि 17वां सार्क सम्मेलन, जो 17वां सार्क सम्मेलन 2011 में हुआ था उसका आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो अडड शहर में। कहाँ किया गया था? अडड शहर में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहले सार्क व्यापार मेला आयोजित किया गया था? तो ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? तो कौन पर्यवेक्षक देश नहीं है सार्क का? तो वह है कनाडा। कनाडा जो है दोस्तों वह पर्यवेक्षक देश नहीं है। अगला है कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो जो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। अगला है कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो जो आसियान देशों की सदस्य की संख्या वह 10 है। कितनी है? 10 है। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो बाली इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बाली इंडोनेशिया में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो वह है चीन। चीन दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है। सन 1967 में जब आसियान बना था तब उसका उद्देश्य क्या था? तो उस समय जो उसका उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था? तो सदस्य के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। ठीक है, परस्पर आर्थिक सहयोग उन सदस्यों के मध्य होना चाहिए, यही उस समय का उसका क्या था? उद्देश्य था। अगला है कि आसियान +3 मंच में 3 देश। ठीक है दोस्तों, तो आसियान +3 मंच में 3 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो वह है चीन। कौन है दोस्तों? चीन जो है वह शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो कौन सा वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिम जर्मनी। कौन? पश्चिम जर्मनी सदस्य नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? तो सोवियत संघ में किसकी मृत्यु हुई थी? प्रधानमंत्री जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला है कि परमाणु रफ्सार संधि किस देश
ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने। ठीक है दोस्तों, भारत ने नहीं किया था। अगला है कि किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी के नाराज़ किए लाखों लोगों को सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला जो ये हमारे जो क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यह हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और जो भी हम इस वीडियो में क्वेश्चंस रखे थे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही रखा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लाया गया था इस वीडियो में। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।